या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। आइए हम सभी क्लास 12 के विद्यार्थीगण आप सबके साथ हम माता सरस्वती जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और माता सरस्वती जी से अपने कल्याणार्थ ज्ञान प्राप्ति अर्थ में निवेदन करेंगे और अपने अध्ययन कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आज अध्ययन करेंगे आरोह नामक पुस्तक के अंतर्गत एक अध्याय है जो आलोक धनवा जी ने लिखा है। अध्याय का शीर्षक पतंग है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की थी, पतंग पर बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ आप विशेष स्वरूपों का वर्णन प्राप्त करेंगे। पतंग नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको बचपने का खेल, ऋतुओं का आगमन, उन पे दिए गए उदाहरण सारे स्पष्ट हो जाएंगे। पतंग एक ऐसा खेल, पतंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चों की प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली है पतंग। जहाज में बैठने का आनंद शायद उतना नहीं हो सकता जितना आनंद बच्चों को पतंग उड़ाने में आता है। छतों पे चढ़ के निडर होके मौसम की अनुकूलता देख के पतंग उड़ाने का आनंद तो केवल बच्चे ही जान सकते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। देखिए, आषाढ़ एक हिंदी का महीना आता है जो जून के आखिरी से शुरू होता है और जुलाई मिला करके हिंदी का महीना आषाढ़ रहता है, जिसमें बहुत बारिश, भीषण बारिश का नाम ही आषाढ़ है। तो आषाढ़ के बाद सावन लगता है, सावन के बाद भादों लगता है, भादों महीना बीतने के बाद ये हिंदी महीनों के नाम हैं। जैसे आप जनवरी फरवरी, वैसे ही हिंदी महीने चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, फिर नया महीना शुरू हो जाता है चैत्र। तो सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। जो बौछारें थी वो चली गई और बौछारों के जाने से निश्चय हो गया कि भादों का महीना जा चुका है। सवेरा हुआ, क्योंकि सावन में बौछारें फुहारें बहुत ज़्यादा होती हैं, भादों में बौछारें और फुहारें कम हो जाती हैं। तो तेज बौछारें चली गई, इसका प्रमाण है कि भादों गया। भादों के जाते ही तेज बौछार चली गई। पानी बरस चुके हैं, मेघ हल्के हो लिए हैं, मेघ मानसून अब नहीं रह गया आकाश में। सवेरा हुआ और ऐसे में चारों तरफ धुला धुला माहौल है, सवेरे का मौसम है, बादल बहुत कम रह गए हैं, जो हैं वो भूरे भूरे हैं, बिल्कुल भूरे ही नहीं कह लीजिए बर्फ़ के रंग के हैं, सफ़ेद सफ़ेद हैं। और उसके बीच से जो सूरज लालिमा लेता हुआ निकलता है तो ऐसा लगता है, यहाँ उपमा अलंकार है, खरगोश की आँख की तरह से सुंदर सवेरा दिखाई देने लगता है। सवेरे की उपमा खरगोश की आँखों से की गई है। लाल रंग का सवेरा, जैसे खरगोश के बाल बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल बर्फ जैसे बहुत प्यारे लगते हैं, और उसमें उनकी लाल आँखें, सफ़ेद के बीच में, सफ़ेद रंग के बीच में लाल रंग काफ़ी लुभावना होता है। तो जैसे खरगोश की संपूर्ण शरीर के बीच में लाल आँखों का होना बहुत प्यारा लगता है, वैसे ही सफ़ेद बादलों के बीच में लालिमा से युक्त सवेरे का दिखना बहुत प्यारा लगता है। शरद आया। शरद ऋतु है, 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। शरद, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, शीत और वर्षा, 6 ऋतुओं से युक्त है भारत देश। ये 6 ऋतुएं हर जगह नहीं पाई जाती हैं। शरद आया, शरद ऋतु का मौसम आया। कैसे आया? शरद ऋतु का मौसम वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है,
आकर्षण भरा हुआ है, जैसे कोई छोटा बच्चा जिसको नई साइकिल दिलाई है उसके घर वालों ने, तो वह अपनी नई साइकिल को लोगों को दिखाने के लिए तेजी से चलाता हुआ आता है, ताकि लोग पूछें कब लिए, किसने दिलाई, कितने की मिली, बड़ी प्यारी लग रही है। अपनी सामान की खूबी सुनने को हर किसी की चाहत होती है। इसी चाहत को लिए हुए बच्चा जैसे आता है, सबको अपनी तरफ खींचने के तमाम उपाय करता है, वैसे ही शरद ऋतु का मौसम आया। मानो पुल इत्यादि को पार करता हुआ कोई बच्चा आ रहा है और सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। तो वो बच्चा आता है तो क्या क्या करता है, वह अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाता है, काफ़ी स्पीड में भगाता है और साइकिल में लगी हुई घंटी को जोर जोर से बजाता है, बिना कारण बजाता है, ताकि साथ वाले उसकी तरफ मुखातिब हों। और जब मुखातिब होंगे तो कुछ न कुछ पूछेंगे, हो सकता है हमारी सामान की कुछ विशेषता भी बता दें, इसलिए वो घंटी बजाता हुआ तेजी से पुल इत्यादि को पार करता हुआ, जिस तरह से वो बच्चा बड़ी प्रसन्नता लेकर के आता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। और उस आगमन के बाद लोगों को अपनी तरफ उसने आकर्षित कर लिया। फिर देखिए, और जोर जोर से घंटी बजाता हुआ बच्चा लोगों को आकर्षित करता, वैसे ही शरद ऋतु का भी आगमन हुआ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और अपने दोस्तों को चमकीले इशारों से कुछ ऐसे इशारे कर रहा है जिससे वो एकाएक इसकी तरफ देख ही पड़े। ऐसे चमकीले इशारों से, प्रभावशाली इशारों को करते हुए अपने साथियों को बुलाता है अपनी तरफ कि आओ देखो देखो ना मैं कैसी साइकिल लेके आया हूँ। वैसे ही पूरे मौसम में उत्तम माहौल है, बादल साफ हैं, हवा स्वच्छ है। ऐसे सुंदर माहौल को लेके शरद ऋतु आई है, बारिश नहीं रह गई है, कीचड़ नहीं रह गई है, मानो अपने चमकीले प्रभाव को दिखाता हुआ शरद ऋतु वैसे ही आ पहुँची जैसे कोई बच्चा। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वो बच्चा किनको बुला रहा है चमकीले इशारों से? जो बच्चे अपनी पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं, मशगूल हैं, मस्त हैं। ऐसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बड़े प्रभावी ढंग से बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता हुआ, साइकिल की घंटी बजाता हुआ, जोर जोर से बजाता हुआ बच्चों के समीप आ पड़ता है। वैसे ही शरद ऋतु भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और लोगों को ऐसा माहौल प्रदान करती है, हवाओं से, धूप से, बादल से, कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, आकर्षित हो ही जाते हैं। और पतंग उड़ाने वाले बच्चों की क्या हालत है? पतंग उड़ाने वाले बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए लगता है पूरा आकाश मुलायम बन गया है, नर्म बन गया है, आनंददायी बन गया है। आकाश में धूप है, लेकिन उस धूप का कोई असर उन बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि उन बच्चों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और क्यों वो इतना मग्न है? ताकि उनकी पतंग साथ वाले बच्चों की पतंग से ज़्यादा ऊपर तक उठ सके। बस इसी प्रयास में बच्चे एकदम मग्न हैं, कुछ भी उन्हें और दिख नहीं रहा है, सुझाई नहीं दे रहा है। ऐसा कंसंट्रेशन, ऐसी एकाग्रचित्तता देखने को कम मिलती है, केवल बच्चों के खेल में ही मिल सकती है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, उनके लिए मानो आकाश आनंददायी हो गया है, मुलायम हो गया, उसमें कोई कठोरता ही नहीं रह गई है। हला आकाश तो खाली स्थान को कहते हैं, कहने का मतलब आकाश से कोई दिक्कत नहीं इनको, ना चमक है, न धूप है, ऐसा मालूम पड़ता है, जबकि सारी चीज़ें हैं, लेकिन खेल में मस्त, खेल की मस्ती में, खेल में मस्त रहने के नाते उनको ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। क्यों इतने मस्त हैं बच्चे? ताकि इस उनके एकाग्रचित्ता से, उनके इस प्रयास से दुनिया में सबसे हल्की चीज़ जो है पतंग, रंगीन कागज़ से बनी हुई चीज़ जो है पतंग, वो आकाश की ऊंचाइयों को चूम सके।
दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। पतंग क्या है? दुनिया का सबसे पतला कागज, जिसको वो उड़ा रहे हैं वो आकाश की ऊंचाई छू जाए। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। उन बच्चों के इस कंसंट्रेशन से, एकाग्रचित्ता से दुनिया की सबसे पतली फलटी यानी कमानी, जो कि बांस की छील करके बना ली जाती है, वो जो कभी जिंदगी में उड़ना जिसका संभव नहीं था, वो भी उस पतले कागज के साथ उड़ती है, पतंग के रूप में उड़ती है। उसी को ऊपर उड़ाने के लिए बच्चों का एकाग्रचित होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। और इसका परिणाम क्या हो जाता है? उन पतंगों के साथ बच्चों की ऐसी दुनिया शुरू हो जाती है जो सीटियों वाली है, किलकारियों वाली है। बच्चे किलकारी मार रहे हैं, हंस रहे हैं, उछल रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। और ये तो माहौल बच्चों ने उत्पन्न किया हुआ है। कुछ और माहौल है, तितलियों की भी दुनिया दिखाई देने लगी। नाजुक नाजुक, कोमल कोमल, रंग बिरंगी तितलियां भी चारों तरफ उड़ने का कार्य प्रारंभ कर दी है। अर्थात हर तरफ आनंद का माहौल है। इसीलिए शरद ऋतु सबको बहुत प्यारी लगती है। जो बच्चे हैं पतंग उड़ाने वाले, वे कैसे हैं? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास माने रुई, कॉटन। वो बच्चे इतने स्नेहमय हैं कि पतंग उड़ाते समय उनको किसी चीज का आभास नहीं होता। वो नाजुकपन, मुलायमपन, नाजुक भाव बचपन से ही, जन्म से ही उनके अंदर नाजुक स्वभाव होता है, नाजुक शरीर होती है, बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनका पैर जब थिरक रहा होता है पतंग उड़ाने में, इधर उधर वो आ जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है संपूर्ण पृथ्वी उनके पैरों के पास घूमती हुई स्वयं चली आ रही हो, मानो पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करने का उन्हें आनंद मिल रहा हो। ऐसे जब वे दौड़ते हैं और दौड़ते हुए बेसुध हो जाते हैं, यानी उनको अपनी भी खबर नहीं रहती। पतंग उड़ाते समय उनको अपनी भी खबर नहीं रहती, केवल इतनी खबर रहती है किसकी ऊपर गई मेरी, कितनी नीचे है, कैसे ऊपर किया जाए, इसके अलावा उसको कुछ खबर नहीं रहती। छतों को भी नरम बनाते हुए वो बच्चे जो हैं छतों को मानो मुलायम बना दिए। छत जल रहे हैं, धूप है, अभी छत ठंडे नहीं हुए हैं, लेकिन उनके वो ऐसे चलते हैं उन छतों पर, लगता है छत न रह करके नर्म नर्म, नाजुक नाजुक बन गए हैं, जिनके ऊपर उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वे छतों को मानो नर्म बना देते हैं, कोमल बना देते हैं। उनके लिए दिशाएं वैसे ही हो जाती हैं आनंद देने वाली। जिधर भी पतंग गई उधर खुशियाँ ही खुशियाँ। दिशाएं ऐसी हो जाती हैं जैसे मानो मृदंग, ढोल और मृदंग ये वाद्य यंत्र हैं। ढोल के जैसा ही एक वाद्य यंत्र, इसको मृदंग कहते हैं। दिशाएं उनको ऐसा आनंद दे रही जैसे दिशाएं न होकर के मृदंग हो, और मृदंग को बजा रहे हो, साथ में ताल मिल रहा हो, और ताल सुर ताल निकलने के कारण वो झूम रहे हो। दिशाएं उनको झूमने तक का आनंद प्रदान कर रही हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, झूले को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजने के लिए झूले के किनारे को पे खड़े होकर धक्का मारा जाता है, उसको पेंग मारना कहते हैं। लगता है बच्चे पेंग मार रहे हैं और झूले की तरह झूल रहे हो। वो पूरे छत पे एक बार दाहिने तरफ जाएंगे, एक बार बाएं तरफ जाएंगे। जैसे जैसे पतंग इधर उधर होती है वैसे ही बच्चे भी उसके साथ मानो झूले पे पेंग मार रहे हों। ऐसे वो झूमते हैं, पूरे छत भर घूमते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अथवा वे ऐसे इधर उधर दोनों तरफ झूम रहे हैं जैसे किसी पेड़ की डाली लचीली होती है और वह खींची और छोड़ी जा सकती है। काफ़ी दूर तक वो घूम घूम के अपने खींचने वाले के इशारे पे इधर उधर जाती है। वैसे ही मानो लचीली गति से इधर उधर चल रहे हैं और वे झूमते हुए पतंग को उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। और ऐसा करते हुए अक्सर उनके साथ क्या हो जाता है, वे बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। वे छतों के उस किनारे तक पहुंच जाते हैं जो किनारे उनके लिए खतरनाक हैं, जिन पर जाने के बाद वो गिर सकते हैं, गिरने पे हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन इस समय उनको भान नहीं होता, उनको कोई एहसास नहीं होता। वे पतंग के साथ झूम रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। उस आनंद में उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं होती। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, और उस समय उन बच्चों को
छत से नीचे गिरने से केवल एक चीज बचाती है, वो क्या है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत। उनकी शरीर जो है, उनके रोंगटे खड़े हुए रहते हैं पतंग को लेकर के, और वह रोमांच जो होता है, जो उनका रोंगटा खड़ा हुआ रहता है, वो खुशी जो है उनको बचा लेती है। अर्थात पतंग के साथ वो इधर से उधर होते हैं, पतंग अगर किनारे तक उनको ले जाती है, किनारे जाते हैं। संयोग से अगर पतंग एक तरफ दाएं तरफ झुकी है तो बाएं भी झुकेगी, तो वो दूसरी तरफ झुक जाती है, तो बच्चे किनारों से फिर से बीच की तरफ चले जाते हैं और फिर से आनंद मनाते हैं, खुशियाँ लुटाने लगते हैं, और वो भूल जाते हैं कि मैं कभी किनारे पर गया था, गिरने की कंडीशन में था, और अब मैं फिर से बीच में आ गया हूँ। सारी चीज़ें भुला करके वो केवल आनंद लेते हैं, खेल में आनंद उठाते रहते हैं। और पतंगों की जो धड़कती ऊंचाइयाँ, पतंग बहुत ऊंचाई पर है, और पतंग काफ़ी ऊंचाई पर जब पहुंच जाती है तो वो दोनों तरफ झूमती है, और वह पतंग का झूमना ही उनको गिरने से बचा लेता है। क्योंकि किनारे की तरफ गए हुए बच्चों को जब पतंग दूसरी तरफ झूमती हुई जाती है तो किनारे से बीच की तरफ भी पतंग को नियंत्रित करने के लिए आ जाते हैं, और उसी से वो बच जाते हैं। किससे बचते हैं? महज एक धागे के सहारे। मानो मालूम पड़ता है वो पतला सा धागा उन बच्चों को दोनों तरफ खींच ले रहा हो और उनको गिरने से बचा ले रहा हो, जबकि धागे में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत हल्का फुल्का होता है। लेकिन संयोग होता है कि पतंग के झूमने के साथ साथ बच्चे किनारे पर जाकर के भी बच जाते हैं गिरने से, और वो नहीं गिरते हैं। कभी एक चीज़ और कह रहे हैं, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। रंध्र माने छिद्र होता है। उंगलियों के बीच के जो जगहें हैं उनमें से होकर के उनका धागा उड़ रहा होता है। तो आपके आलोक धनवा जी को लगता है कि मानो उंगलियों के बीच से धागों का जो पतंग से जुड़ा होना, उंगलियों के छिद्र के बीच से धागे का जाना, तो कहते हैं मानो उंगलियों के छेद के बीच से होकर के वे भी मानो आकाश में सैर कर रहे हैं, उड़ रहे हों, मानो धागे ने उनको भी खींच लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। इतने सारे आनंद का आनंद ले रहे होते हैं वो बच्चे। और आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छतों के उन खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उनके गिरने की संभावनाएं बढ़ ही नहीं जाती, बल्कि वो गिर पड़ते हैं, और गिरने के बाद वो सुरक्षित बच जाते हैं, तो फिर उनका सारा डर निकल के ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बच्चे हैं, संयोग ऐसा होता है कि छत से गिर कर के भी वो बच ही जाते हैं। पतंग उड़ाने की जो मस्ती है वो बरकरार रह जाती है। दोबारा वे फिर से उस सोने के कलर में चमकने वाले सूरज के सामने एकदम निडर होके आते हैं, और पुनः और भी तेज़ी से मानो पृथ्वी घूमती हुई इनके कदमों के पास आती है। जो उनके कदम बेचैन हैं पतंग उड़ाते हुए, उनके पैरों के पास मानो पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया की खुशियाँ सिमट जाती हैं उनके कदमों में। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है जब वे पतंग उड़ा रहे होते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।